माँ का प्यार। अनिल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वे उसकी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा ही खटकती हैं। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, अनिल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, अनिल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, क्यों चिल्ला रहे हो? अनिल की पत्नी कामनी ने किचन से ही आवाज लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अखिल ने शिकायत भरे लहजों में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप सीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उनकी चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वे पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। अनिल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरी ओर उसके तरफ, चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी, अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को अनिल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली, मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। अनिल को रोना आ रहा था, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मनःस्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वह हर बात को चुपचाप सुनती थी। अनिल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ, आखिर माँ से अपने बेटे की यह हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, अनिल बेटा, बहुत दिन हुए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? अनिल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कराएंगे ना। कामिनी को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहुत सही कह रही है, सरस्वती ने कहा, लंबी सांस लेते हुए कहा। अनिल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था और अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था। किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब अनिल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे तब वो भारत आए थे।
और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से अनिल के चाचा डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्योंकि अनिल भाभी नहीं दिख रही है, कहाँ है? डॉक्टर रमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता, कामिनी ने सपाट लहजों में उत्तर दिया। डॉक्टर रमेश ने अनिल की ओर देखा तो अनिल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी जी से मिलने गांव चलेंगे सब लोग। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। वहां सरस्वती को बहुत तेज बुखार और वे पलंग पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा अनिल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर रमेश ने अनिल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, अनिल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया है। आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर रमेश ने कामिनी की ओर व्यंग से देखा। कामिनी निरुत्तर होकर विमल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वो इन्हीं के संघर्षों की देन है। और बेटा अनिल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपनी बोन मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया। कामिनी बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करने को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने यह दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर की आंखों में आंसू जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर रमेश ने सरस्वती से कहा। डॉक्टर रमेश, जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया, उसके बाद तो अनिल को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में और कोई ही है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ सरस्वती के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षम्य है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। अनिल ने अग्नि दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चे की ओर देखा। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। कामिनी को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो सरस्वती से आंख मिलाए। सरस्वती ने कामिनी की मनः स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और अनिल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से बाहर निकाल दूंगी। कामिनी और बच्चे ने सरस्वती के पैर पकड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफ़ी मांगी और माँ के हृदय
ने सबको माफ कर दिया।